मित्रों नमस्कार। आपका फिर स्वागत है। और आज भी कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी खबर है। जैसे विपक्ष की एकता के लिए कांग्रेस पूरी ताकत झोंके हुए हैं और शरद पवार पिछले 2 दिन से उसमें मट्ठा डाले हुए हैं। पहले उन्होंने कांग्रेस को कहा कि वो पहले अपने घर साफ करें और आज उन्होंने अडानी का साथ दिया है। तो ये विपक्ष की जो एकता है उसमें उसमें पेच फंसाने वाली बात है। और दूसरा, आज प्रधानमंत्री ने कहा जहां परिवारवाद वहां भ्रष्टाचार। आज चेन्नई में और तिरुपति में दो जगह आज प्रधानमंत्री ने रैली की। वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू किया तिरुपति से और उसके बाद वो चेन्नई में उनका दौरा था। और आज हमारी जो सुप्रीम कमांडर हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने सुखोई की यात्रा की। तो मित्रों, पहले चुनावी खबर से करते हैं। जैसे कल मैंने चर्चा की थी आपसे कि सरकार ने आगामी चुनाव को देखते हुए कर्नाटका, फिर 3 राज्यों को चुनाव और फिर उसके बाद लोकसभा के चुनाव, तो जो गैस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, गैस चूल्हा हो चाहे गैस सिलेंडर हो, पीएनजी हो सीएनजी हो, दोनों चाहे पैक्ड हो या जो सिलेंडर हमारे घरों में आते हैं, उसमें जो लगातार महंगाई को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही थी और वो कह रही थी कि 400 रुपये का सिलेंडर 1100 रुपये का हो गया। तो सरकार ने उसके मैकेनिज़्म में जो प्राइस मैकेनिज़्म है, कीमत निर्धारण का जो उनका प्रणाली है, उसमें सुधार किया और उससे लग रहा था कि 10% तक की कमी हो जाएगी। तो आज दिल्ली में सीएनजी और पीएनजी की कीमत 6 रुपये सस्ती हो गई है। 2 साल में गैस की कीमतों में पहली कटौती हुई है। 2 साल से लगातार बढ़ रहे थे, पहले पिछले 9 साल से बढ़ रहे थे, तो अभी 2 साल पहले कुछ 2-4 पैसे कम किए थे, तो अब जाके 2 साल में 6 रुपये कम हुए। एक दिन पहले ही प्राकृतिक गैस सीमा निर्धारण का नया फार्मूला तय हुआ था। तो दिल्ली में सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में शनिवार को 6 रुपये तक की कटौती कर दी गई है। यह कटौती 2 साल में गैस कीमतों में पहली कटौती हुई है। सरकार एक दिन पहले ही प्राकृतिक गैसों की कीमत निर्धारण करने का फार्मूला लागू किया था। इस फार्मूले के बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में कमी हुई है। और इसके बाद ऐसा लगता है कि जो दिल्ली में सीएनजी की कीमत 79.56 रुपये किलोग्राम से घटकर 73.59 रुपये हो गई है। और आईजीएल के अनुसार इसी तरह से दिल्ली में पीएनजी की कीमतें 53.59 प्रति मानक घन मीटर से घटकर 48.59 हो गई है। यानी जो घरों में गैस आती है, चाहे वो पैक्ड हो या चाहे सिलेंडर से हो, उसमें भी 6 रुपये की कमी हो गई। तो ये मुझे लगता है कि इससे थोड़ी सी राहत मिलेगी और जो लोगों का गुस्सा है कि कीमतें बढ़ रही तो कम होगी। तो जैसे सरकार ने अनाउंस किया वैसे ही अडानी टोटल गैस ने भी कीमतें कम कर दी। जो अडानी की कंपनी है टोटल, उसने भी गैस की कीमतें कम कर दी हैं। ये जो अडानी टोटल गैस लिमिटेड ATGL ने सीएनजी की कीमतों में 8 रुपया 13 पैसे और पाइपलाइन गैस की कीमत में 5 रुपया 6 पैसे प्रति घन मीटर की कटौती की घोषणा कर दी है। तो ये 21 शहरों में इन्होंने कीमतें घटाई हैं। और सब इनमें गुजरात में बड़ोदरा से लेकर तमिलनाडु में कुडुकलोर, राजस्थान में उदयपुर से लेकर मध्य प्रदेश में भिंड तक शामिल है। ये देश में कई हिस्सों में पीएनजी सप्लाई कराते हैं अडानी टोटल। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट रहा। और मित्रों, आज जो हम विपक्ष की एकता की बात करते हैं तो उसमें शरद पवार ने कहा कि अडानी समूह के खिलाफ आरोपों की संसदीय समिति की जांच पूरी तरह से खिलाफ नहीं है, लेकिन इस संबंध में उच्चतम न्यायालय की एक समिति अधिक उपयुक्त और प्रभावी होगी। इससे पहले उन्होंने अडानी को लेकर टिप्पणी की थी। इसके बाद विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की पूरी कवायद को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। वरिष्ठ सहयोगी पार्टी कांग्रेस के अलग रुख अपनाते हुए पवार ने कहा कि उन्होंने अडानी समूह के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय की एक समिति का समर्थन किया है। पवार ने शुक्रवार को एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में कहा कि टाटा जो अडानी समूह है उसका बचाव किया था और हिंडनबर्ग की रिसर्च को लेकर भी भारतीय कारोबारी समूह को निशाना बनाया गया है, उन्होंने ऐसा कहा था। तो पवार ने पत्रकारों से कहा कि एक विदेशी कंपनी भारत की स्थिति के बारे में अपना रुख बताती है हमें,
तय करना चाहिए कि इस पर कितना ध्यान दिया जाए। दरअसल शरद पवार और अडानी की बड़ी अच्छी दोस्ती है, और आज से नहीं है, ये बहुत पुरानी दोस्ती है उनकी, 20 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। और मैं एक भारतीय होने के नाते मैं भी कहता हूँ कि अडानी ने ऐसा क्या कसूर किया है। अडानी कहा तो जो भी पैसा लग रहा है वो दुनिया का नंबर 2 अमीर व्यक्ति थे, तो उनका पैसा हिंदुस्तान में ही लग रहा था ना। उनकी इकोनॉमी से हिंदुस्तान की जीडीपी बढ़ रही थी। उनकी जो चाहे वो एयरपोर्ट हैं, चाहे उनके पोर्ट हैं, चाहे उनकी गैस है, चाहे उनकी जो कोयला है, उसमें जो भी खर्चा, जो भी पैसा हो रहा है वो देश में सर्कुलेट हो रहा है ना। कई कितने लोगों को उन्होंने रोजगारी दी है। तो उसको अडानी के पीछे जो लठ लेके पड़ रहे हैं लोग, ये बहुत ही गलत है। तो ये ठीक नहीं है। और इसलिए, लेकिन ये जो विपक्ष की एकता है कि मोदी के खिलाफ 2024 में एक छतरी के नीचे चुनाव लड़ना है, उसमें ज़रूर झटका लगा है। अब ये कांग्रेस को देखना है कि वो शरद पवार को कैसे डील करते हैं। मित्रों, एक और परेशान करने वाली खबर है कि कोरोना के मामले आज और बढ़ गए। 6155 नए मामले आए हैं, और ये हम आपको बता दें कि 24 घंटे में कोविड के 6155 मामले सामने आए, और उपचाराधीन जो मरीज हैं उनकी संख्या बढ़कर 31,194 हो गई है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बाबत अपने एक जो रिपोर्ट उन्होंने जारी की, जैसे रोज़ करते, और अब जो टोटल कोरोना संक्रमित लोग हैं, टोटल मतलब जब से कोरोना शुरू है तब से अब तक 4,47,51,259 इतने संक्रमित हो गए। 11 और मरीजों की आज मौत हो गई है। तो इस तरह से जो मरने वालों की संख्या 5,30,954 हो गई है। इसमें केरल संक्रमण से मरने वालों की पुनर्मनन करने के बाद मृतकों की संख्या 2 और मामले बढ़ गए। तो भारत के उपचाराधीन मरीजों की कुल संख्या में 0.07% है। वहीं कोविड-19 में ठीक होने की संख्या 98.75 है। अब सरकार कह रही है कि कोविड बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन खतरे की बात नहीं है। और ये भी खबर आ रही है कि सरकार कह रही है कि मास्क भी पहनने की जरूरत नहीं, मतलब मैंडेटरी नहीं करना, लोग खुद से पहने। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा खतरनाक होगा। मास्क पहनना चाहिए ताकि लोग सेफ रहें। आज मित्रों, अगर आपको याद हो कि देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे और उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी वाइफ अमृता फडणवीस को एक लड़की ने उनके घर में प्रवेश किया और उनको रिश्वत दी, 1 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की कोशिश की। और उनसे उनके जो पति है जय सिंघानी, इनको छुड़ाने की बात उन्होंने की थी, क्योंकि जय सिंघानी पर 8-9 केस है और वो फरार था। लेकिन जब अमृता फडणवीस पर इन्होंने दबाव डाला, रिश्वत देने की कोशिश की, तो उसके बाद पुलिस ने उसे गुजरात से पकड़ा था। तो अभी कल मुंबई पुलिस ने उसे रिश्वत देने की कोशिश करने और ब्लैकमेल की कोशिश करने के आरोप में जय सिंघानी को गिरफ्तार कर दिया था। और उन्होंने एक आईपीएल से जुड़ा मामले भी, प्रवर्तन निदेशालय ने इंडियन प्रीमियर लीग से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में संदिग्ध बुकी अनिल जय सिंघानी को गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों ने इसके बाद की जानकारी दी है। मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस को रिश्वत देने की कोशिश करने और ब्लैकमेल करने की कोशिश रचने के आरोप में जय सिंघानी और उसकी बेटी अनिक्षा को हाल में गिरफ्तार किया था। आरोप है कि अमृता ने अनिक्षा के पिता अनिल जय सिंघानी को उसके खिलाफ दर्ज कई मामलों में बचाने से इनकार किया, तो उनके पैसे ऐंठने की कोशिश की गई। ये अनिक्षा है, बहुत छोटी उम्र की है और ये फैशन डिज़ाइनर है। तो इसने कोशिश की थी उसके घर में घुसने की देवेंद्र फडणवीस की, और वो अरेस्ट हो गई। मित्रों, आज प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू की, और वहाँ उन्होंने कहा कि जो वंशवाद है, परिवारवाद है, वहाँ भ्रष्टाचार है। और उन्होंने कहा कि इन लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है कि देश में विकास हो रहा है, और इसलिए ये लोग तरह तरह की कोशिशें कर रहे हैं, बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम उन्होंने बातें कही। तो उनका भी आज जो फोकस था, वो फोकस ले देकर कांग्रेस के खिलाफ था, परिवारवाद के खिलाफ था, गांधी परिवार के खिलाफ था। और मित्रों, आज एक सुखद खबर भी है
कि फाइटर प्लेन से उड़ान भरी सुप्रीम कमांडर ने। यहाँ किसी लड़ाकू विमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पहली उड़ान थी। वैसे हर राष्ट्रपति जो भी बनता है वो उस सुखोई में ज़रूर उड़ता है, और जो हमारे रक्षा मंत्री होते हैं वो भी ज़रूर उड़ते हैं। तो हमारी जो आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो आज जो पायलट की ड्रेस में आई, अगर आपने देखा हो तो बहुत ही उन पर ये ड्रेस बहुत अच्छी लग रही थी। और ये देश के लिए गर्व की बात है कि एक ऐसे समाज से द्रौपदी जी आती हैं कि आज वो देश की सुप्रीम कमांडर हैं और पूरा देश गौरवान्वित है। और आज उन्होंने जिस तरह से फाइटर प्लेन में उन्होंने उड़ान भरी, वो भी देखने लायक था, बहुत अच्छा लगा। और मित्रों, इसके अलावा जो कुछ और खबरें हैं, जैसे योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कहा है कि पैसे के अभाव में किसी बच्ची की शादी नहीं रुकेगी और न ही किसी माँ बाप के इलाज में कोई परेशानी आएगी। और उन्होंने ये बात आज गोरखपुर में कही, जहाँ उनका पूजा अर्चना करते हैं, जहाँ उनका मठ है। आज उन्होंने जनता दरबार लगा रखा था, तो जनता दरबार में उन्होंने कहा। तो आज प्रधानमंत्री ने 2 वंदे भारत चलाए, एक तो सिकंदराबाद से तिरुपति और एक चेन्नई से कोयम्बटूर। तो ये एक जो वंदे भारत एक्सप्रेस है ये बहुत फास्ट है, 160 की स्पीड पर दौड़ती है, और इसमें सुविधाएं भी हैं, जैसे कि जहाज़ में सुविधाएं दी जाती है खान पान की साफ सुथरी, वो इसमें है। आंध्र प्रदेश में वैज्ञानिकों को हल्के दुर्लभ भूतत्व मिले हैं। यह इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, चिकित्सा प्रौद्योगिकी, एयर स्पेस और रक्षा समेत विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए एक अहम अवयव है। हल्के दुर्लभ भूतत्व खनिजों में लैंथम, सेरियम, प्रेसियोडियम, नियोडिमियम, येत्रियम, हाफनियम, टांटालुम, नियोबियम, जिरकोनियम और स्कैंडियम शामिल है। इतनी चीज़ें इनको मिली हैं। तो ये बेसिकली जो CSIR के राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में हल्के दुर्लभ भूतत्वों REE की उनकी मौजूदगी का पता लगा है। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं, चिकित्सा के उपकरण हैं, एयर स्पेस है, उनमें ये काम आएंगे। तो ये दुर्लभ है, और मुझे लगता है कि इसके मिलने से भारत का जो इस तत्व की कमी थी वो पूरी होगी। मित्रों, जो प्रोजेक्ट टाइगर है 50 हैं इस देश में, और कल प्रधानमंत्री बाघों की जो गणना है वो जारी करेंगे। 2014 में जब प्रधानमंत्री आए थे तो उस वक्त बाघों की संख्या 2226 थी, और 2018 में ये बढ़ के करीबन 2600 हो गई है। तो इसलिए बड़ा जो सरकार की तरफ से एक प्रचार किया जा रहा है कि ये प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में जो प्राकृतिक संपदा है, धन धान्य है, वो सब फल फूल रहा है। तो कल एक सारांश रिपोर्ट जारी होगी, और इसमें देश में बाघों की संख्या अब कितनी बढ़ी है उसका पता चलेगा। इसके अलावा मित्रों, कुछ और खबरें। चीन ने ताइवान की तरफ लड़ाकू विमान भेजे हैं। आपको पता होगा कि ताइवान के राष्ट्रपति ने अमेरिका की यात्रा की थी, और इससे चीन चिढ़ गया, और चीन ने अमेरिका को भी धमकी दी है और लड़ाकू विमान ताइवान की तरफ भेजे हैं। और उसने युद्धपोत भी भेजे, दर्जनों लड़ाकू विमान भेजे, और ताइवान के आसमान में खूब गर्जना की, क्योंकि चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। और चीन ने यह कदम ताइवान के राष्ट्रपति ताई इंग वेन और अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष कोविन मैकार्थी की मुलाकात के जवाब में आया है। चीन दावा करता रहा है कि ताइवान उसका हिस्सा है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने कहा है कि लड़ाकू तैयारी से अपनी संबंधित 3 दिवसीय गश्त की शुरुआत ताइवान के लोगों के लिए एक चेतावनी है। इसका मतलब ये है कि कभी भी चीन ताइवान पर हमला कर सकता है, उसे अपने कब्जे में ले सकता है।
तो मित्रों बाकी तो आपको पता ही है कि आईपीएल चल रहे हैं। राजस्थान रॉयल्स ने आज दिल्ली को हरा दिया है और ऋषभ पंत जिनको चोट लगी थी वो दिल्ली का मैच देखने के लिए, जो कल दिल्ली में हुआ था, उसको देखने के लिए आए थे। तो उनकी चोट से ऐसा लगता है कि वो जल्दी उभर जाएंगे। हालांकि उनको पेन बहुत है क्योंकि काफ़ी उसमें उनमें काफ़ी दर्द में दिख रहे थे। तो ऐसा लगता है कि अभी उन्हें ठीक होने में बहुत समय लगने वाला है, यानी वो क्रिकेट ही मैदान में उनको बहुत मुश्किल होगी आने में और उनका वज़न भी बहुत बढ़ गया है। खैर ईश्वर करे वो जल्दी ठीक हो जाए और क्रिकेट के मैदान में हम उन्हें दोबारा देखें। तो मित्रों आज इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।